स्वागत है आपका द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर किरदार के पास है एक छुपा हुआ राज। कभी अरबपतियों की अनकही दास्तान, कभी फैंटेसी और रहस्यमयी ताकतों का खेल, और कभी ऐसा सस्पेंस जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। हर एपिसोड में मिलेगा नया ट्विस्ट, नया रोमांच और ड्रामा का ऐसा तूफान जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानियां जो आपकी कल्पना से कहीं आगे हैं। पार्ट 4। राय परिवार का मुखिया। सुबह सुबह शर्मा हवेली के द्वार पर कोई आया और एक मुलाकात का नोटिस दिया। महाराज विश्वनाथ का शपथ भाई, जो सबसे धनी परिवार का मुखिया भी था, विशाल राय, आज दोपहर में शर्मा परिवार के विश्वनाथ शर्मा से मिलने आने वाला था। शर्मा परिवार में सभी लोग व्यस्त हो गए। सबसे धनी परिवार के मुखिया का दौरा कोई छोटी बात नहीं थी। शर्मा परिवार के रसोइये सभी व्यक्तिगत रूप से सबसे अच्छी सामग्री चुनने लगे ताकि दोपहर में अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। महाराज विश्वनाथ का गॉडसन रवि शर्मा हर जगह प्रगति की निगरानी करते हुए और मुलाकात की तैयारी करते हुए इधर उधर दौड़ रहा था। साथ ही उसने अपने बेटे विवेक शर्मा को निर्देश दिया कि वह बाद में राय परिवार के मुखिया से मिलने पर एक अनुकूल छाप छोड़े। राय परिवार के मुखिया जैसे व्यक्ति के लिए उसकी एक प्रशंसा आपके भविष्य को बदल सकती थी। जैसे ही महाराज विश्वनाथ ने मुलाकात का नोटिस देखा, वह जोर जोर से गालियां देने लगा। साथ ही उसे लगा कि कुछ गलत था। वह बूढ़ा लोमड़ विशाल राय कब से मेरे पास आने से पहले मुलाकात का नोटिस देने लगा? क्या वह हर बार बस बिना बताए नहीं घुस जाता था? इस बार वह इतना गंभीर क्यों है? इस अचानक मुलाकात के नोटिस में बहुत सारे छिपे अर्थ थे। विश्वनाथ शर्मा मदद नहीं कर सके और इस बारे में गहराई से सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बूढ़ा पागल हो गया हो। महाराज विश्वनाथ ने अपने आप में सोचा, कोई बात नहीं, वह निश्चित रूप से किसी बात से खुश नहीं है। यह कोई छोटी बात भी नहीं लगती। विश्वनाथ शर्मा मदद नहीं कर सके और इस बारे में उलझन में पड़ गए कि उन्होंने उस व्यक्ति को कब नाराज किया था। आधा दिन सोचने के बाद वह अभी भी पूरी तरह से उलझन में था। विश्वनाथ शर्मा ने फिर इस बारे में और सोचना बंद कर दिया और अपने आप में सोचा, जब वह बूढ़ा लोमड़ विशाल बाद में आएगा, मुझे निश्चित रूप से उसे अच्छी तरह डांटना होगा। तो क्या अगर तुम अमीर हो? सूरज धीरे धीरे आकाश में चढ़ा और आकाश बादलों से मुक्त था, जो अच्छे मौसम का संकेत दे रहा था। गर्म धूप ने सर्दी की हड्डी चीर देने वाली ठंड को दूर करना शुरू कर दिया था। दोपहर होने वाली थी। एक घोड़ा गाड़ी काले कपड़े में लिपटी थी, जिस पर सुनहरी गुलदाउदी बुनी हुई थी। गर्म धूप के तहत ये धीरे धीरे सड़कों पर आगे बढ़ रही थी, जिसमें घोड़ों की टापों की विशिष्ट आवाज जमीन पर हथौड़े की तरह बज रही थी। घोड़ा गाड़ी के सामने 4 काले कपड़े पहने हुए पुरुष थे, जिनकी कमर पर तलवार थी। उनकी आंखें ठंडी थी क्योंकि वे गाड़ी के सामने चल रहे थे। गाड़ी के दोनों ओर 2 ऐसे ही पुरुष निकटता से अनुसरण कर रहे थे। गाड़ी के पीछे 8 काले कपड़े पहने हुए पुरुष चुपचाप 2 साफ पंक्तियों में अनुसरण कर रहे थे। हालांकि यह केवल एक गाड़ी थी जो शर्मा हवेली की ओर बढ़ रही थी। हवेली के पहरेदारों को एक बड़ा दबाव महसूस हो रहा था। उस पल में उस स्थान का माहौल भारी हो गया, क्योंकि पहरेदारों को अपनी सांसें असमा न होती महसूस हुई। काली गाड़ी से एक शानदार आभा का लहर निकल रही थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, एक काले कपड़े पहने व्यक्ति गाड़ी के दरवाजे तक गया और एक ऊंचा घुटना टेककर अपनी एक मुट्ठी जमीन पर टिका दी। एक अन्य काले कपड़े पहने व्यक्ति ने फिर आगे बढ़कर गाड़ी का पर्दा उठाया। गाड़ी से काले जूतों की एक जोड़ी निकली, जो पहले व्यक्ति की पीठ पर कदम रख रही थी। इसके बाद एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति गाड़ी से बाहर निकला। उसका चेहरा दुबला था और शरीर पतला, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह अभी भी स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट था। एक हंसी के बाद हरे रंग की जैकेट पहने एक छोटी लड़की गाड़ी से कूद पड़ी और बूढ़े व्यक्ति ने उसे हवा में पकड़ लिया। एक पहरेदार पहले ही विश्वनाथ शर्मा को सूचित करने के लिए चला गया था, क्योंकि वह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मेहमानों का स्वागत करने के लिए एक बड़ी भीड़ को लेकर आया। वह बूढ़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से राय परिवार का मुखिया विशाल राय था। अपने तलवार भाई को अपने लंबे समय से न देखे गए भाई से फिर मिलने की खुशी से भरे चेहरे के साथ स्वागत करते देख विशाल राय अपने दिल में उस नाखुशी का दबा सका। अपने शपथ भाई के चेहरे पर बेरोक-टोक मुस्कान देखकर विशाल राय मदद नहीं कर सका और उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। साथ ही वह उन समयों को याद करने लगा जब वे एक साथ युद्ध क्षेत्र में खून से भरे हुए लड़ रहे थे।
फिर वह मदद नहीं कर सका और महसूस किया कि उसके आज के कार्य कुछ ज्यादा ही थे। हाय छोड़ो, मैं इस मामले के बारे में बात करने का समय निकालूंगा। चूंकि हमने इतने समय बाद एक दूसरे को नहीं देखा, मुझे माहौल खराब नहीं करना चाहिए। विशाल राय के राजधानी में आने के बाद उसने लोगों को शर्मा परिवार के युवा साहब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया था। उसने जो जानकारी इकट्ठा की थी उसके परिणाम उन्होंने विशाल राय को इतना गुस्सा दिलाया कि वह लगभग मर गया। जितना अधिक वह जानकारी को देखता उतना ही गुस्सा होता। हालांकि यह बच्चा अभी छोटा था, वह अत्यंत भयानक था। अगर आरव शर्मा इसी तरह बड़ा होता रहा तो शर्मा परिवार निश्चित रूप से उसके हाथों में बर्बाद हो जाएगा। विशाल राय अपनी पोती की खुशी को इस तरह दांव पर कैसे लगा सकता था? गुस्से के एक क्षण में उसने शर्मा परिवार को मुलाकात का नोटिस देने का फैसला किया। मुलाकात का नोटिस देने का अर्थ राष्ट्रों के बीच एक आधिकारिक मुलाकात के बराबर था, जिसका मतलब था कि सब कुछ आधिकारिक था। विशाल राय के अपने दर्जे के साथ मुलाकात का नोटिस देने का मतलब स्पष्ट रूप से यह था कि वह चाहता था कि विश्वनाथ शर्मा व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर उसका स्वागत करे। विशाल राय जानता था कि ऐसा करने से वह निश्चित रूप से विश्वनाथ शर्मा को नाराज या यहां तक कि गुस्सा कर देगा। लेकिन अपने परिवार की योजनाओं और अपनी पोती की खुशी के लिए उसे लगा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। विश्वनाथ शर्मा जोर से हंसे और विशाल राय को एक बड़े आलिंगन के साथ स्वागत किया। इस क्षण में विशाल राय ने भी अपनी आंखों में एक ईमानदार भाव प्रकट किया, क्योंकि उसने भी अपने हाथ फैलाए। ये दो भाई जो एक साथ जीवन मृत्यु के युद्धों से गुजरे थे, 5 साल बाद आखिरकार फिर से मिले। विश्वनाथ शर्मा ने विशाल राय को गले लगाया और उसकी पीठ पर थपथपाया जैसे कि वह बहुत उत्साहित हो। लेकिन जब कोई और उसे नहीं देख पा रहा था, विश्वनाथ शर्मा ने विशाल राय के कानों में फुसफुसाया, विशाल राय, तुम कमीने, अगर तुम आज मुलाकात के नोटिस के बारे में मुझे ठीक से स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो तुम्हारी भाभी और मैं निश्चित रूप से तुम्हारी खाल उतार देंगे। विशाल राय ने अपने दिल में कड़वाहट से हंसा। मुझे पता था कि यह बूढ़ा व्यक्ति इसे सहन नहीं कर पाएगा, मुसीबत वास्तव में यहाँ है। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, इसके बारे में बाद में बात करें। शर्मा परिवार के गर्मजोशी भरे स्वागत के तहत राय परिवार एक साथ शर्मा हवेली में प्रवेश किया। दादी माँ ने परिवार की महिलाओं को लेकर राय परिवार के मुखिया का हवेली में स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरे पर ठंडा भाव था। विशाल राय ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठियां जोड़कर कहा, इस छोटे भाई को भाभी को व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने की परेशानी देने की हिम्मत कैसे हो सकती है? इस आतिथ्य से मैं अत्यंत भयभीत हूँ। दादी माँ ने बिना हिले डुले गंभीरता से जवाब दिया, सबसे धनी परिवार का मुखिया दौरा कर रहा है और मैं इस दौरे से अत्यंत सम्मानित हूँ। इस बूढ़ी औरत को निश्चित रूप से परिवार की महिलाओं को लेकर राय परिवार के मुखिया का स्वागत करना चाहिए। विशाल राय को अत्यंत अजीब महसूस हुआ। वह इस बूढ़ी औरत को जानता था और वे तीनों युवा होने पर महाद्वीप में एक साथ घूमे थे। विशाल राय को दुनिया में किसी चीज से डर नहीं था, लेकिन वह इस बूढ़ी औरत के प्रति केवल अत्यंत सम्मान रखता था। एक बार जब विशाल राय गंभीर रूप से घायल हो गया था, तब उसकी इस भाभी ने उसे हजारों दुश्मन सैनिकों से बचाया था। 7 पूरे दिनों तक उसकी देखभाल करने के बाद ही वह अंततः मृत्यु के कगार से बचाया गया था। विशाल राय के दिल में विश्वनाथ शर्मा और उनकी पत्नी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अब जब उसने अपनी भाभी को उसके साथ इतने औपचारिक समारोहों से गुजरते देखा, वह मदद नहीं कर सका और घबरा गया और उसका चेहरा लाल हो गया। फिर उसने विश्वनाथ शर्मा की ओर एक विनती भरे भाव के साथ देखा। केवल विश्वनाथ शर्मा से एक चालाक मुस्कान प्राप्त की, जो धीरे धीरे अपना सिर आकाश की ओर उठा रहा था, जैसे कि आकाश में कुछ मजेदार हो। क्या मजाक है? तुम ही वह हो जिसने आधिकारिक मुलाकात का नोटिस भेजा। अब जब तुम मुसीबत में हो तो तुम चाहते हो कि यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे बाद सफाई करे। दुनिया में इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? विशाल राय ने अपने दांत पीसे क्योंकि उसका चेहरा लाल हो गया। असहाय, वह केवल ऐसा व्यवहार कर सकता था जैसे उसे कुछ पता ही न हो। भाभी, यह क्या कर रही है? क्या इस छोटे भाई ने भाभी को नाराज कर दिया? भाभी, कृपया मुझे बताएं अगर मैं गलत हूं और मैं निश्चित रूप से खुद को सुधारूंगा। दादी माँ ने तब ठंडे ढंग से जवाब दिया, मैं हिम्मत नहीं करूंगी। राय परिवार अत्यंत धनी है और उसने मेरे इस छोटे से शर्मा परिवार को आधिकारिक मुलाकात का नोटिस भेजा है। मैं व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? राय परिवार के मुखिया का क्या गलत है? गलत तो शर्मा परिवार को होना चाहिए।
विशाल राय ने तब काले कपड़े पहने पहरेदारों की ओर गरजते हुए कहा, कौन सा कमीना था जिसने आधिकारिक मुलाकात का नोटिस दिया? सामने आओ। जैसे ही वह गरजा, उसकी आंखें तेजी से झपकने लगीं। काले कपड़े पहने पहरेदार सभी एक दूसरे को घूरने लगे, हक्का बक्का। अगर तुमने आदेश नहीं दिया तो कौन तुम्हारे नाम का उपयोग करके मुलाकात का नोटिस भेजने की हिम्मत करेगा? क्या वह मृत्यु की तलाश नहीं कर रहा? एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद एक काले कपड़े पहने पहरेदार ने आखिरकार होश में आकर एक कदम आगे बढ़ाया। जमीन पर एक घुटना टेकते हुए उसने कहा, इस अधीनस्थ ने अपना काम ठीक से नहीं किया। मुझे आशा है कि परिवार का मुखिया मुझे दंड देगा। विशाल राय ने तब उसे लात मारी, उसे उड़ाते हुए डांटा, कमीने। क्या मुझे राय परिवार के पास आने के लिए मुलाकात का नोटिस भेजने की जरूरत है? तुम हर काम में असफल हो। वापस जाओ और प्रवर्तन कक्ष से 100 कोड़े प्राप्त करो। तुम कचरे ने मुझे शर्मिंदा किया। वह पहरेदार तब जल्दी से जवाब देता हुआ चला गया। पहरेदार को डांटने के बाद विशाल राय ने मुड़कर एक माफीनामा मुस्कान के साथ कहा, भाभी, इस छोटे भाई को इस मामले के बारे में बिल्कुल नहीं पता। दादी माँ के होंठ तब हल्के से हिले, क्योंकि उसने अपनी आंखें घुमाईं। अगर दादी माँ यह नहीं देख पाती कि यह केवल एक नाटक था, तो यह असंभव था। अक्षय शर्मा, जो पास में था, ने देखा कि समय सही था और आगे बढ़ा। माँ, ऐसा लगता है कि राय चाचा को वास तब में इस बारे में नहीं पता। ये केवल इतना है कि उनके अधीनस्थों को हमारे दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं पता था और उन्होंने अपनी मर्जी से निर्णय लिया। ये सब बस एक गलतफहमी है। विशाल राय ने तुरंत जोड़ा, हाँ हाँ हाँ, यह एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी। हाँ हाँ हाँ। उसने अक्षय शर्मा की ओर कृतज्ञता के साथ देखा और विश्वनाथ शर्मा को घूरा। दादी माँ ने तब जवाब दिया, ओह, तो ये बस एक गलतफहमी थी। विशाल राय ने अपने चेहरे पर ठंडा पसीना पोंछा, हाँ हाँ, ये बस एक गलतफहमी थी। हाँ हाँ हाँ। उसकी आवाज सूखी हो गई थी, जैसे कि वह एक बूढ़ी मुर्गी हो जिसका गला घोंटा जा रहा हो। दादी माँ तुरंत गर्मजोशी भरी हो गई, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, चूंकि यह बस एक गलतफहमी थी तो इसे भूल जाओ। ये खूबसूरत युवा लड़की शीला होगी, है ना? देखो वह कितनी सुंदर है। आओ आओ, दादी के पास आओ। दादी के पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छा है। मम्मा, इतनी आज्ञाकारी। छोटी लड़की के गालों पर चूमते हुए दादी माँ ने उसे गले लगाया और परिवार की सभी महिलाओं के साथ अंदर चली गईं। विशाल राय ने तब राहत की सांस ली। मैंने आखिरकार इस दौर को पार कर लिया। लेकिन ठीक उसी क्षण दादी माँ की आवाज सुनाई दी, अक्षय, अपने राय चाचा को उनकी आंखें पोंछने के लिए एक कपड़ा दे दो। वह बहुत थके हुए लगते हैं, इतनी जोर से अपनी आंखें झपका रहे हैं। विशाल राय को ठंडा पसीना छूट गया। अपना सिर पीछे घुमाकर और विश्वनाथ शर्मा से एक मुस्कान और फिर भी मुस्कान नहीं जैसा भाव देखकर वह गुस्से में नहीं रह सका। बूढ़े, क्या तुम गूंगे हो? विश्वनाथ शर्मा ने एक ठंडी सांस ली और फिर उदासीन रूप से पूछा, तुम इस मामले के लिए मुझे दोष दे रहे हो? विशाल राय ने गुस्से में एक ठंडी सांस ली, लेकिन जवाब देने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। ये पूरा मामला उसके एक क्षण के गुस्से से उत्पन्न हुआ था और इसलिए इसे दूसरों पर दोष नहीं दिया जा सकता था। उसके ऊपर उदासी का एक छोटा सा दौरा छा गया, क्योंकि उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कमी हो। अचानक उसे यह बात सूझी और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और वह गुस्से में बोला, तुम्हारा वह प्यारा पोता कहाँ है? विश्वनाथ शर्मा भी कुछ देर के लिए उलझन में पड़ गया। उसने अभी अभी उस छोटे बच्चे को थोड़ी देर पहले देखा था। वह पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गया। कुछ संदेह के साथ उसने अक्षय शर्मा की ओर देखा। आरव कहाँ गया? रवि शर्मा, जो पास में खड़ा था, उनकी दुर्भाग्य में खुशी मना रहा था। इतने महत्वपूर्ण दृश्य में वह बेकार बच्चा वास्तव में वहां मौजूद नहीं था। क्या ये मुसीबत की तलाश नहीं थी? जब शर्मा पिता और पुत्र दोनों ही निःशब्द थे, एक हरे रंग की चोगा पहने एक बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से आंतरिक आंगन से बाहर निकला। आहा, मैंने सुना कि राय परिवार की महान रथ यहाँ है, इसलिए यह बूढ़ा व्यक्ति बेशर्मी से स्वागत करने आया है। इतने सालों बाद मुझे विश्वास है कि राय परिवार का मुखिया अभी भी स्वस्थ है। विशाल राय ने एक नजर डाली और हैरानी में पड़ गया और पूछा, क्योंकि वह जल्दी से उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा, भाई गुप्त, आप यहाँ क्यों हैं? शर्मा पिता और पुत्र दोनों ही मन खुश हुए और इस अवसर का उपयोग करके विभिन्न मेहमानों को शर्मा हवेली का स्वागत कक्ष में ले गए। विश्वनाथ शर्मा ने अपने पीछे खड़े सेवक को एक नजर दी, जिससे वह जल्दी से आरव शर्मा को ढूंढने के लिए चुपके से निकल गया। श्री गुप्त हाथ मिलाते हुए विशाल राय के साथ खुशी से बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे घनिष्ठ मित्र हों।
विशाल राय ने जानबूझकर बाकियों से धीरे चलना शुरू किया और जैसे ही भीड़ उनसे दूर होने लगी, उसने श्री गुप्त का हाथ पकड़ा और कहा, भाई गुप्त, इस राय को आप के साथ एक मामले पर सलाह लेनी है। कृपया मेरे साथ रहें। काले चोगे वाले अंगरक्षकों को पता था कि उनके परिवार के मुखिया को श्री गुप्त से कुछ सलाह लेनी है, और उन सभी ने बिना कोई आवाज किए भीड़ की नजरों से उन दोनों को घेर लिया। श्री गुप्त को बेशक पता था कि उन्हें क्यों रोका गया था। अवचेतन रूप से उन्हें आरव शर्मा की भयानक बुद्धिमत्ता के लिए एक नया स्तर का सम्मान प्राप्त हुआ। ये छोटा बच्चा वास्तव में विशाल राय के कदमों की भविष्यवाणी कर सकता था, और वह भी बिना किसी विचलन के। स्वर्ग के नीचे कितने नश्वर ऐसा कर सकते थे? विशाल राय ने फुसफुसाया, चूंकि भाई गुप्त यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये राय सीधे बात पर आता है। क्या मैं जान सकता हूं कि शर्मा परिवार का युवा साहब कैसा है? वास्तव में यह आ गया। श्री गुप्त ने मन ही मन हंसी, लेकिन उनके चेहरे के भाव देखने लायक थे। सिर हिलाते हुए उनका चेहरा लगातार बदलता रहा, शर्मिंदगी से अविश्वास और दुख भरी आह तक। अंत में दर्द भरे लहजे में बोले, आह भाई राय, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। इस मामले के लिए इसे कुछ शब्दों में समझाना मुश्किल है। मेरे ज्ञान के आधार पर मुझे शर्मिंदगी है कि मैं उनका शिक्षक हूं। और सिर हिलाते हुए उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वे रोने वाले हों। विशाल राय का चेहरा ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसने धीरे धीरे कहा, अगर आप इसे इस तरह कहते हैं, तो जो मैंने अफवाहों से सुना है उसमें निश्चित रूप से कुछ सच्चाई है। सौभाग्य से ये बूढ़ा व्यक्ति कुछ साल पहले आ गया, वरना वह मदद नहीं कर सका, और डर की एक भावना महसूस की। श्री गुप्त निःशब्द हो गए। आरव शर्मा ने छोटे उता पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अफवाहें सुनने पर विशाल राय की क्या प्रतिक्रिया होगी। अब जब वह व्यक्ति ने अपना मुंह खोला, तो ऐसा लग रहा था जैसे वह आरव शर्मा द्वारा लिखित एक स्क्रिप्ट से दोहरा रहा हो। सबसे मुश्किल हिस्सा यह था कि एक भी शब्द मूल से नहीं भटका। यह ऐसा था जैसे एक तोता नकल कर रहा हो। अपनी उभरने वाली हंसी को छिपाने के लिए श्री गुप्त का मुंह एक अजीब कोण में मुड़ा। उनके दिल में हंसी की एक लहर उमड़ पड़ी, जो उनके मुंह से फटने को तैयार थी। श्री गुप्त ने जो कुछ भी कहा था वह स्पष्ट रूप से सही था, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए गलत था जो इसे सुनते थे, क्योंकि उनके पास अलग अलग व्याख्याएं होती। वास्तव में श्री गुप्त सच बोल रहे थे। वे बता रहे थे कि उनका ज्ञान अपर्याप्त था, व्यर्थ में उनका शिक्षक होने के नाते। लेकिन उनके शब्द विशाल राय के कानों में प्रवेश करने पर, उनकी पहली छाप के आधार पर, वह निश्चित रूप से पूरी तरह से अलग तर्क के साथ निकलता। विशाल राय ने एक बार ठंडी सांस ली, फिर अपनी आस्तीन को झटकते हुए बड़े हॉल की ओर चला। श्री गुप्त मदद नहीं कर सके और कुछ बार धीरे से खांसे, फिर उसके पीछे कदम रखते हुए चले। बड़ा हॉल पहले से ही गतिविधियों से भरा हुआ था। महिलाएं पहले ही चली गई थीं, केवल दादी माँ एक छोटी लड़की का हाथ पकड़े हुए स्नेह से एक साथ सटकर यह नहीं जानते कि वे क्या कह रही थीं। विशाल राय काले चेहरे के साथ आया। हॉल के चारों ओर नजर डालते हुए उसने पाया कि शर्मा परिवार का युवा साहब अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। इससे वह और भी नाखुश हो गया, गहरी आवाज में पुकारते हुए, शीला, दादाजी के पास आओ। छोटी लड़की शीला राय ने एक स्वीकृति की आवाज दी और दादी माँ के आलिंगन से दोनों हाथों का उपयोग करके नीचे उतरी, फिर अपने दादाजी की ओर उछलते कूदते चली गई। उसका मुंह कुछ चबा रहा था, क्योंकि उसने अपनी जैद जैसी सफेद कलाई को बाहर निकाला जैसे कि कोई खजाना पेश कर रही हो। दादाजी देखो, ये दादी माँ का मुझे दिया हुआ उपहार है। ये वास्तव में एक जैद कंगन था, जो शुद्ध और साफ पानी की तरह दिख रहा था। बिना किसी अशुद्धि के कंगन की सतह पर एक रक्त रंग का फुलवारी पक्षी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, कंगन की गति के साथ, जैसे कि वह बाहर निकलकर उड़ना चाहता हो। विशाल राय की एक नजर से पता चला कि रक्त फूल वारी पक्षी किसी भी तरह से उसमें जड़ा नहीं था, बल्कि स्वाभाविक रूप से बना था। ऐसा खजाना 10,000 सोने से भी प्राप्त करना मुश्किल था, लेकिन दादी माँ ने इसे अपनी पोती को इतनी आसानी से दे दिया। जाहिर है वह पहले से ही उसे अपनी बहू की तरह मान रही थी। इसके बारे में सोचकर विशाल राय मदद नहीं कर सका और एक दुखद मुस्कान दी। कंगन के बारे में विशाल राय स्वाभाविक रूप से समझ गया कि यह शर्मा परिवार का पारिवारिक रत्न था, रक्त फुलवारी जैद कंगन, और इसकी कीमत अतुलनीय थी। इसे एक अनमोल खजाना माना जाता था। इसे पहनने से व्यक्ति हमेशा शांत और संयमित रहता था, वास्तव में एक बेजोड़ खजाना। विशाल राय मदद नहीं कर सका और हकलाया, अपने आप में सोचते हुए, ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में इस उलझी हुई भांग को जल्दी से काटना होगा, वरना यह वापसी के रास्ते तक पहुंच जाएगा।
हॉल के बाहर एक पहरेदार की आवाज आई, युवा साहब कृपया इस छोटे से के साथ चलें। साहब पहले से ही काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद एक बच्चे की मधुर आवाज हिंसक क्रोध में फट पड़ी, कमीना, तुम कुत्ते के गुलाम, क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि मुझे युवा साहब मत बुलाओ। भा में जाओ, उस बूढ़े राय को देखने में क्या अच्छा है? मैं तो पक्षियों को दाना डालने जाऊंगा। इसके बाद एक पू की आवाज आई, शायद सेवक को युवा साहब से पिटाई सहन करनी पड़ी। उस क्षण में हॉल में मौजूद सभी दर्शकों के चेहरों पर देखने लायक भाव थे। इतनी शांति थी कि आप एक सुई गिरने की आवाज सुन सकते थे। विश्वनाथ शर्मा और विशाल राय दोनों के चेहरों पर काली रेखाएं थीं। इतने गुस्से से भरे हुए कि वह बाहर निकलने की कगार पर था। दादी माँ एक चाय का प्याला अपने मुंह तक ले जाने वाली थी, फिर भी उस वाक्य को सुनकर चाय का प्याला फर्श पर गिर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं क्योंकि वह प्रवेश द्वार की ओर देख रही थी। यहाँ तक कि श्री गुप्त, जो जानते थे कि आरव शर्मा आज एक चमत्कारी करतब करने वाला है, ने भी ऐसी दबंग और आक्रामक चाल की उम्मीद नहीं की थी। और उनकी आंखें घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं। अक्षय शर्मा गुस्से से उबल रहा था और एक चीख के साथ उसका शरीर ऐसा उड़ा जैसे वह उड़ रहा हो। इसके बाद थप्पड़ों की एक श्रृंखला की आवाजें आई, फिर एक छोटे बच्चे का रोना सुनाई दिया। इसके तुरंत बाद अक्षय शर्मा लौटा, एक चोटिल और पीटे हुए आरव शर्मा को पकड़े हुए। आरव शर्मा के चेहरे से कोई देख सकता था कि उसकी पिटाई हल्की नहीं थी और उसके दोनों गाल सूज गए थे। एक झटके के साथ अक्षय शर्मा ने अपने बच्चे को फर्श पर फेंक दिया, फिर भी भारी सांस ले रहा था। हालांकि विश्वनाथ शर्मा ने थोड़ा अपना मुंह खोला, उसने निष्कर्ष निकाला कि यह अपने पोते को अनुशासित करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था और केवल गर्जा, अनुचित प्राणी, तुम अपने राय दादाजी को प्रणाम करने के लिए आगे क्यों नहीं आए? श्रमपूर्वक आंग आंग खड़ा होते हुए आरव शर्मा अपने दिल में गालियां दे रहा था, इस बार तुम्हारे पिता मुझे इतनी बेरहमी से पीटा गया। अपने एक बार नाजुक चेहरे पर भारी सूजन को रगड़ते हुए उसने देखा कि बड़े हॉल में अब एक अतिरिक्त अजनबी था जो हरे रंग के चोगे में था, अपनी गोद में एक सुंदर छोटी लड़की को लिए हुए। अजनबी ने ऐसा भाव दिया जैसे वह उसे देखते ही जिंदा निगल लेगा। वह सबसे अधिक संभावना राय परिवार का मुखिया विशाल राय था। अपने जबरदस्ती निचोड़े गए आंसुओं को पोंछते हुए वह विशाल राय की ओर बढ़ा। ठीक जब भीड़ ने सोचा कि वह विशाल राय को प्रणाम करने वाला है, आरव शर्मा ने अचानक एक विस्मय की ध्वनि निकाली, फिर अपनी नजर घुमाते हुए और अपनी गति बढ़ाते हुए कहा, वाह, ये लड़की मेरी पत्नी है ना? हे, वह इतनी सुंदर है, आओ आओ, मुझे तुम्हें एक चुम्मा देना है। वाह हा, दर्शक स्तब्ध हो गए। ऐसा दृश्य लोगों को देखना नहीं चाहता था, इतने छोटे बच्चे से ऐसी दुष्टता को सहन करने में असमर्थ विशाल राय इतना गुस्सा हो गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वह उस कमीने को एक ही वार में मार डालना चाहता था। वह गुस्से में चिल्लाया, निकम्मा! छोटी लड़की शीला राय इतनी डर गई कि वह पलटकर अपने दादाजी की गोद में जा छिपी। फिर से अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। दादाजी विश्वनाथ वहां गुस्से से लगभग मर गए। अपने दांत पीसते हुए उन्होंने कहा, दुष्ट प्राणी अक्षय, इस बूढ़े व्यक्ति के लिए परिवार का कानून पुस्तक लाओ। आज मैं इस घर को साफ करूंगा। उबलते हुए अक्षय शर्मा, जो अपने बेटे से निपटने के लिए आगे बढ़ने वाला था, अचानक अपने भाव में बदलाव के साथ रुक गया। दादी माँ का मूल रूप से मृत सफेद चेहरा अचानक कांप उठा क्योंकि वह चिल्लाई, तुम हिम्मत कैसे करते हो? वह नीचे दौड़ी और आरव शर्मा को अपनी गोद में खींच लिया, कहते हुए, आरव अभी छोटा है। इतनी छोटी उम्र में वह क्या जान सकता है? तुम उसे परिवार के कानून के अधीन कैसे कर सकते हो? विश्वनाथ शर्मा ने अपनी दाढ़ी तानते हुए कहा, अभी छोटा है। तुम सभी हमेशा ऐसा कहते रहे, लेकिन देखो बच्चे को लाड़ प्यार करने से क्या हुआ? भले ही इस बूढ़े व्यक्ति को वंशजों से वंचित होना पड़े, मैं आज इस छोटे कमीने का हिसाब करूंगा। हटो, तुम हिम्मत कैसे करते हो? बूढ़े, तुम आज आरव को छूने की कोशिश करो, जब तक तुम मुझे भी परिवार के कानून के साथ दंडित नहीं करते। दादी माँ ने अपने पोते को कसकर गले लगाया और हिलने से इनकार कर दिया। ये बच्चा शरारती है और तुम उसे जैसा चाहो डांट सकते हो, लेकिन अगर तुम परिवार के कानून का उपयोग करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। आरव शर्मा मदद नहीं कर सका और चुपके से अपने होंठ बाहर निकाल लिए। बात अब गंभीर हो गई थी। दादाजी वास्तव में मुझे दंडित करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आज चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी।
उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। विशाल राय अत्यंत शांत था लेकिन उसका चेहरा राख की तरह था। वह खड़ा हुआ और बोला, बड़े भाई शांत हो जाओ। अगर तुम इस बच्चे को सबक सिखाना चाहते हो तो पहले इस छोटे भाई के जाने का इंतजार करो। ये छोटा भाई आज यहाँ एक अनुचित अनुरोध के साथ आया है। मुझे आशा है कि बड़े भाई इसे स्वीकार करेंगे। शर्मा परिवार के सभी लोग महसूस कर सकते थे कि कुछ गलत हो रहा था क्योंकि विश्वनाथ शर्मा ने एक सूखी खांसी दी। छोटे भाई कृपया बोलो। चाहे कुछ भी हो ये भाई इसे स्वीकार करेगा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि विशाल राय का अनुचित अनुरोध क्या था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने आज एक आधिकारिक मुलाकात का नोटिस दिया था। विशाल राय ने फिर शांति से कहा, बड़े भाई भाभी और मैं 30 साल से एक दूसरे को जानते हैं। बड़े भाई और भाभी दोनों मेरे बहुत करीब हैं और उन्होंने कई बार मेरी जान बचाई है। ये छोटा भाई इसे भूलने की हिम्मत नहीं करता। हर बार जब मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ जब हम तीनों एक साथ महाद्वीप में घूमते थे, मुझे हमेशा लगता है कि आप दोनों को जानना मेरे जीवन को बिना किसी पछतावे के बना देता है। जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ वे हमारे भाईचारे के बंधन से असंबंधित हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं विशाल राय आप दोनों के प्रति अलग तरह से व्यवहार नहीं करूंगा। वह छोटी ईश्वरनाथ शर्मा कांप उठी क्योंकि उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। राय, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम बस इसका जिक्र कर सकते हो। तुम्हारा बड़ा भाई अभी भी शर्मा परिवार का मुखिया है। तुम जो भी कहोगे, भले ही तुम मेरी जान मांगो, मैं जरा भी भौं नहीं चढ़ाऊंगा। विशाल राय ने फिर घुटनों के बल बैठकर विश्वनाथ शर्मा को एक बार सिर झुकाया और फिर खड़ा हो गया। सभी लोग इस गंभीर माहौल से स्तब्ध थे और उसे रोक नहीं पाए। उन्होंने केवल सुना क्योंकि उसने एक मधुर आवाज में कहा, 5 साल पहले हमारे दोनों परिवारों ने अपने परिवारों को और करीब लाने के लिए एक पूर्व नियोजित विवाह तय किया था। हम सहमत हुए थे कि अगर दोनों पुरुष हों तो वे शपथ भाई बनेंगे, अगर दोनों महिलाएं हों तो वे बहनें बनेंगी, अगर एक पुरुष और दूसरी महिला हो तो उनकी शादी होगी। उस समय इस बूढ़े व्यक्ति ने अनुरोध किया था और बड़े भाई ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी थी। आज मैं इसे फिर से उल्लेख करता हूं क्योंकि मुझे ये वादा तोड़ना होगा और बड़े भाई और भाभी से माफी मांगनी होगी। ये कहते ही उपस्थित सभी लोगों को पहले से ही समझ आ गया था कि उसका क्या मतलब था। विश्वनाथ शर्मा ने एक लंबी आह भरी और वह उस क्षण में बहुत बुरा लग रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां भी गहरी हो गई थी क्योंकि वह वहां थोड़ा कांपते हुए खड़ा था। अचानक सभी लोग उस बड़े शरीर से उदासी की भावना को निकलते हुए महसूस कर सकते थे। आरव शर्मा अपने दिल में अपराध बोध से भरा हुआ था क्योंकि उसने अपने आप में सोचा, मुझे खेद है दादाजी, इस पोते ने आपको दुखी कर दिया। हालांकि आप मेरे द्वारा किए गए सब कुछ को समझ नहीं पाएंगे। ये सब शर्मा परिवार के भविष्य के लिए है। आप निश्चित रूप से एक दिन मेरे इरादों को समझ जाएंगे। विशाल राय ने फिर जारी रखा, जब से यह छोटा भाई राजधानी में आया है मैंने कई अफवाहें छोटे ऊनी है कि शर्मा परिवार का युवा साहब कितना शरारती, सुधार से परे और दबंग है। इस छोटे भाई ने सोचा कि यह केवल कोई झूठी अफवाहें फैला रहा है। आखिरकार एक 5 साल का बच्चा कितना शरारती हो सकता है। लेकिन आज इस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया कि शरारती और दबंग शब्द इस बच्चे का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। शर्मा परिवार के सभी लोग अपने सिर नहीं उठा सके। उनकी आलोचना दूसरों द्वारा की जा रही थी लेकिन वे एक भी शब्द से जवाब नहीं दे सकते थे। ये भावना कुछ ऐसी थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। केवल रवि शर्मा और विवेक शर्मा के चेहरों पर अपमान का भाव था लेकिन उनके दिल में इतनी खुशी थी कि वे जोर से हर्षोल्लास करना चाहते थे। इसलिए राय सोचता है कि राय परिवार का अनमोल रत्न, वह छोटी राजकुमारी जिसे सभी प्यार करते हैं, आपके पोते के साथ उपयुक्त नहीं है। ये बूढ़ा व्यक्ति अपनी पोती की खुशी को इस बात पर दांव पर नहीं लगा सकता कि आरव शर्मा बड़ा होने पर बदल जाएगा। ये बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि इस विवाह को यहीं और अभी समाप्त कर देना चाहिए। मुझे आशा है कि बड़े भाई सहमत होंगे। विशाल राय ने अपनी पीठ सीधी की और धीरे धीरे अपना बयान दिया। हालांकि शर्मा परिवार के सभी लोगों ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि विशाल राय ने विवाह से इनकार करने का कारण क्या था, फिर भी वे इसे सुनकर हतप्रभ रह गए। दादी माँ को लगा जैसे वह बेहोश होने लगी क्योंकि उनकी आंखें बंद हो गईं और उनका शरीर पीछे की ओर गिरने लगा। फिर उन्हें आरव शर्मा ने गले लगाया क्योंकि उसने अपनी हथेली उनकी पीठ पर रखी और उनके शरीर में स्वाभाविक शक्ति की एक शुद्ध लहर प्रवाहित की। कुछ क्षण बाद ही दादी माँ ने एक कराह निकाली क्योंकि वह होश में आए।
सभी का ध्यान विशाल राय पर केंद्रित था और किसी ने दादी माँ के शरीर में असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। इस समय वह पहले से ही ठीक हो चुकी थी और स्वाभाविक रूप से कोई ध्यान आकर्षित नहीं करती थी। लेकिन दादी माँ को खुद पता था कि उनकी पीठ से उनके शरीर में एक गर्म ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। इस ऊर्जा की लहर में एक मजबूत जीवन शक्ति भरी हुई थी। उनके युवावस्था के सभी छिपे हुए घाव जो इस ऊर्जा की लहर के माध्यम से ठीक हो गए थे। साथ ही उन्हें लगा कि उनका शरीर पहले कभी इतना मजबूत नहीं था, क्योंकि छोटी ही उनकी जीवन शक्ति अपने चरम पर थी। वह मदद नहीं कर सकी और हैरानी से आरव शर्मा की ओर देखा, उनके गंभीर चेहरे को देखते हुए जो उनकी पीठ पर एक हथेली रखे हुए था। उन्होंने अपने पोते के हाथों को हल्के से थपथपा, या क्योंकि दादी माँ को लगा कि उनका अपना पोता निश्चित रूप से असाधारण था। कम से कम वह निश्चित रूप से वैसा नहीं था जैसा वह सतह पर दिखता था। शायद आज की घटनाओं के बारे में उसकी अपनी मंशा थी, लेकिन यह विवाह वास्तव में बहुत अफसोसजनक है। हाय, छोड़ो, उसे रहने दो। ये जानकर कि उनका अपना पोता सतह पर दिखने जितना शरारती नहीं था, दादी माँ को आश्चर्य हुआ और वह अत्यंत संतुष्ट थी। हाँ एमपीएच, तुम ये बूढ़ा लोमड़ राय ई सविवाह से इनकार करना निश्चित रूप से ऐसा कुछ है जिसे तुम जीवन भर पछताओगे। दादी माँ अपने आप में सोचने लगी। आरव शर्मा जानता था कि उसकी दादी निश्चित रूप से उसके अपने रहस्य का पता लगा लेंगी और अब वह इसे और छिपा नहीं सकता था। इसलिए उसने उनके कानों में फुसफुसाया, निश्चिंत रहें दादी। अगर दादी को वह लड़की वास्तव में पसंद है तो पोता बड़ा होने पर उससे शादी कर लेगा। दादी माँ का दिल उत्साह से भर गया। इस क्षण में उन्हें यकीन हो गया था कि आज की घटनाएं उनके पोते की योजना का हिस्सा थीं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उसकी मंशा क्या थी। वह जानती थी कि उनके पोते की अपनी योजनाएं थीं और वह उन्हें निराश नहीं करेगा। वह मदद नहीं कर सकी और मुस्कुराते हुए प्रशंसा की, अच्छा 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 आरव, आज्ञाकारी आरव। हाँ हाँ हाँ। उस उत्साह के क्षण में उनकी हंसी और प्रशंसा वास्तव में उनके होठों से निकल गई। उन्हें तुरंत लगा कि कुछ गलत था और उन्होंने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। लेकिन बात बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हॉल में मौजूद सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा सुन ली थी। इस क्षण में आरव शर्मा भी चिंतित हो गया क्योंकि उसने अपनी दादी के हाथों को चुटकी काटी। दादी माँ ने तुरंत अपनी गलती पर ध्यान दिया क्योंकि वह बड़बड़ाए, तुम वास्तव में इस बूढ़ी औरत को गुस्से से मार डालते हो। जैसे ही विशाल राय ने उनकी प्रशंसा सुनी, उनकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह गुस्से से लगभग मर गया। अगर वह उसकी जगह होता तो वह निश्चित रूप से इस दुष्ट प्राणी को बहुत पहले मार डालता। लेकिन वह वास्तव में उसकी ऐसी प्रशंसा कर रही थी। क्या ये सभी का ये सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के समान नहीं था? केवल दादी माँ के अगले शब्दों को सुनने के बाद ही वह एक पल के लिए शांत हुआ क्योंकि उसने अपने आप में सोचा तो वह अत्यधिक गुस्से से हंसी थी। पास में श्री गुप्त ने देखा कि पूरी घटना कैसे सामने आई। सब कुछ वास्तव में उनकी योजना के अनुसार हुआ, बिना किसी विचलन के। उनके दिल में जो झटका लगा उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। जैसे ही विशाल राय ने विवाह से इनकार करने का अनुरोध किया, शर्मा परिवार के सभी लोग सदमे की स्थिति में थे और बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सके। थोड़ी देर बाद ही विश्वनाथ शर्मा अपनी कुर्सी पर वापस बैठे क्योंकि उन्होंने उदासी के साथ कहा, छोड़ो छोड़ो, ऐसा दुष्ट प्राणी निश्चित रूप से शीला के लिए उपयुक्त नहीं है। उसे जीवन भर के लिए नुकसान पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे रद्द कर दो। विशाल राय को बहुत बुरा लगा क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई और भाभी कितने दुखी दिख रहे थे। बड़े भाई भाभी, राय ने आज अपने वचनों से मुकर गया है और अब आप दोनों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ये छोटा भाई विदा लेता है। विश्वनाथ शर्मा ने कमजोरी से अपने हाथ हिलाए और जवाब दिया, इसके बारे में बात मत करो। अगर तुम ये बात करो कि किसे किसका सामना करने की हिम्मत नहीं है, तो ये शर्मा परिवार होगा जिसे तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं होगी। यह मामला पूरी तरह से इसलिए हुआ क्योंकि बड़े भाई ने अपने बच्चे को पर्याप्त अनुशासन नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी घटना हुई। इसका छोटे भाई से क्या संबंध है? लेकिन विश्वनाथ शर्मा अचानक सीधे खड़े हो गए और जोर से बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विवाह रद्द होता है या नहीं। अगर तुम आज इसे रद्द नहीं करते तो अगर मैं अपने पोते को अच्छी तरह से नहीं पाल पाया तो ये बूढ़ा व्यक्ति भी इसे रद्द कर देता, चाहे यह विवाह हो या न हो। ये हमारे भाइयों के बीच के रिश्ते को प्रभावित नहीं करना चाहिए। चूंकि यह मामला तय हो गया है तो यह मुद्दा अब खत्म हो गया है। लेकिन अगर तुम मेरे घर आकर मेरे साथ कुछ
छोटी ईना नहीं रुकते और अच्छी तरह से बातचीत नहीं करते तो मैं समझूंगा कि मेरा ये भाई अब नहीं रहा। विशाल राय की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने सुना, बेशक मैं रुकूंगा। चूंकि मैं पहले से ही बड़े भाई के घर पर हूं। छोटा भाई निश्चित रूप से कुछ दिनों के लिए तुम्हें परेशान करेगा। उनके दिल में भी राहत महसूस हुई। 30 साल का भाईचारा इस मामले से प्रभावित नहीं हुआ था। फिर उन्होंने दादी माँ को अभिवादन किया। भाभी, मुझे आशा है कि भाभी मुझे मेरी अशिष्टता के लिए भी दंडित करेगी। मैं भाभी की क्षमा मांगता हूँ। छोटा भाई अब दादा बन चुका है और मुझे अपनी भावी पीढ़ियों के लिए योजना बनानी होगी। उनकी आवाज में पूरी ईमानदारी थी। दादी माँ ने भी हंसकर कहा, छोटे राय, अब जब विवाह खत्म हो गया है, तुम अपने बड़े भाई और भाभी को नहीं छोड़ सकते। चिंता मत करो, मैं इतनी संकीर्ण सोच वाली नहीं हूँ। तुम अभी भी वही छोटे राय हो जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जैसे ही विशाल राय ने वह संबोधन सुना जो केवल उनकी भाभी उन्हें बुलाती थी, उनकी आंखें लाल हो गईं क्योंकि वे भावुक हो गए। भाभी वास्तव में बहुत उदार हैं। ये छोटा भाई निःशब्द है। 30 साल पहले वे तीनों एक साथ महाद्वीप में घूमते थे जब दादी माँ विशाल राय को छोटे राय बुलाती थी। इस वजह से दोनों ने इस पर झगड़ा भी किया था क्योंकि विशाल राय इस तरह के संबोधन को स्वीकार न ही करना चाहते थे, लेकिन दादी माँ ने उस संबोधन को बदलने से इनकार कर दिया था। इसलिए समय बीतने के साथ विशाल राय असहाय हो गए और यह संबोधन दादी माँ के लिए विशिष्ट हो गया। बस इतना है कि जैसे जैसे वे बड़े होते गए, दादी माँ ने उन्हें कई सालों तक इस तरह नहीं बुलाया था। अब जब वे सभी इतने बूढ़े हो गए थे और विशाल राय ने दादी माँ से फिर से यह स्मृति भरा नाम सुना, तो उदासीनता की एक लहर ने उन्हें प्रभावित किया क्योंकि उन्होंने उन उत्साहपूर्ण, उतावले और रोमांचक दिनों के बारे में सोचा जो उनके पास पहले हुआ करते थे। उस समय बड़े भाई जोश से भरे हुए और अत्यंत तंदुरुस्त थे। भाभी हमेशा सफेद कपड़ों में होती थीं और उनके काले लंबे बाल उनके कंधों पर टिके रहते थे। जैसे ही उन्होंने अतीत के बारे में सोचा, वे मदद नहीं कर सके और एक अवसाद में चले गए। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और अपने बड़े भाई और भाभी के सफेद बालों और झुर्रियों को देखा, उनका दिल कसला हो गया क्योंकि उन्होंने अपने आप में सोचा, भले ही हम भाई हर दिन एक साथ इकट्ठा हों, हमारे समय के जल्द ही आने के साथ हम ऐसे कितने समय तक और इकट्ठा हो पाएंगे। एक पल बाद विशाल राय ने आदेश दिया, काले पहरेदार, विला से सामान लाओ, बाकी सभी को भी लाओ। अगले कुछ दिनों तक ये बूढ़ा व्यक्ति बड़े भाई और भाभी के साथ अच्छा जमावड़ा करेगा। 2 काले पहरेदारों ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया और दरवाजे से बाहर निकल गए। महाराज विश्वनाथ जोर से हंसे क्योंकि उदासी पूरी तरह से धुल गई थी। यही तरीका है। भले ही हम ससुराल वाले न हो, हम फिर भी सबसे अच्छे भाई हैं। भाई, तुम्हारा यह निर्णय अचानक तुम्हें और भी आकर्षक बना देता है। बेशक महाराज विश्वनाथ इस तथ्य को इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाएंगे कि विशाल राय ने विवाह से इनकार कर दिया था। अब तक वह अभी भी इस पर मनन कर रहे थे, लेकिन वे विशाल राय को दोष भी नहीं दे सकते थे। जिस तरह विश्वनाथ शर्मा ने इसे देखा, यदि वे विशाल राय की जगह होते तो उनका यह निर्णय गलत नहीं होता। बस इतना था कि विश्वनाथ शर्मा को लगता था कि उनका अपना पोता बहुत बेकार था, जिसने उनके छोटे भाई की सद्भावना को धोखा दिया था। विश्वनाथ शर्मा ने फिर अपने दिल में एक निर्णय लिया, जब यह मामला तय हो जाएगा, मुझे निश्चित रूप से आरव शर्मा को अच्छी तरह से तैयार करना होगा। दादी माँ ने फिर हंसकर कहा, छोटे राय, एक बात है जो भाभी को पहले कहनी है। विशाल राय बहुत अच्छे मूड में थे और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी कृपया बोले। दादी माँ ने फिर हंसी, जिससे विशाल राय थोड़ा कांप गए क्योंकि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें याद आया कि हर बार जब उनकी भाभी उनके साथ कोई चालाक योजना बनाती थी तो वे ऐसा ही भाव प्रकट करती थीं। दादी माँ ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने विवाह से इनकार कर दिया है और भाभी तुम्हें दोष नहीं देगी, लेकिन अगर कुछ साल बाद तुम्हें इस मामले पर पछतावा हुआ तो भाभी चाहेंगी कि तुम मुझे 3 बार सिर झुकाओ। कैसा रहेगा? क्या तुम इस दांव को स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? विशाल राय जोर से हंसे क्योंकि उन्होंने जवाब दिया, भाभी, क्या आप मजाक नहीं कर रही हैं? अपनी दादी की गोद में आरव शर्मा को देखते हुए उन्होंने दृढ़ता से कहा, यह मामला असंभव है। दादी माँ ने फिर बड़बड़ाया, क्या तुम इतने निश्चित हो? अगर ऐसा हो गया तो? विशाल राय ने ठंडी हंसी के साथ कहा, भाभी को मुझे मजबूर करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2 छोटे बच्चे कई साल बाद एक साथ आ पाए तो राय माफी में आपके सामने सिर झुकाने को तैयार है, दुनिया को घोषणा करते हुए कि मैं, विशाल राय, अंधा था। साथ ही मैं शीला के लिए दहेज के रूप में अपने राय परिवार की आधी संपत्ति पेश करूंगा।
क्या भाभी इससे संतुष्ट हैं? सभी के चेहरे बदलने लगे। दांव बहुत ऊंचा है। राय परिवार की संपत्ति को अब किसी राष्ट्र के बराबर नहीं कहा जा सकता। राय परिवार की आधी संपत्ति भी किसी राष्ट्र की संपत्ति से कहीं अधिक है। लेकिन जैसे ही सभी ने इस पर विचार किया, उन्हें एहसास हुआ कि विशाल राय शायद केवल एक टिप्पणी कर रहे थे। जिस तरह उन्होंने इसे देखा, भविष्य में आरव शर्मा और शीला राय का एक साथ आना असंभव था। चाहे वे इसे कैसे भी देखें, दादी माँ के हारने की संभावना अधिक थी। ये कहा जा सकता है कि विशाल राय के लिए ये दांव हारना असंभव है। दादी माँ ने फिर हंसी, छोटे राय, तुम्हें ये दांव याद रखना होगा। बेशक अगर वे दोनों एक साथ नहीं आ पाए तो यह बूढ़ी औरत ये दांव हार जाएगी। भले ही हमारा शर्मा परिवार तुम्हारे राय परिवार से गरीब हो, मैं शीला के लिए दहेज के रूप में हमारे शर्मा परिवार की आधी संपत्ति निकालूंगी। सभी लोग हैरान रह गए। ये बूढ़ी औरत मूर्ख तो नहीं हो सकती। केवल अपने गर्व के लिए वह साम्राज्य के सबसे बड़े परिवार की आधी संपत्ति देने को तैयार होगी। जिस तरह सभी ने इसे देखा, अगर ये दांव हुआ तो शर्मा परिवार निश्चित रूप से अपनी संपत्ति बरकरार नहीं रख पाएगा। विशाल राय हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने पुकारा, भाभी, मैं इस तरह का दांव लगाने की हिम्मत नहीं करूंगा। दादी माँ ने केवल शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, छोटे राय, भाभी ने ये निर्णय सावधानी से सोचने के बाद लिया है। अगर आरव इसी तरह चलता रहा तो मेरे शर्मा परिवार की जितनी अधिक संपत्ति उसे छोड़ी जाएगी, उतना ही यह उसे नुकसान पहुंचाएगी। अगर ऐसा है तो मैं आधी संपत्ति राय परिवार को क्यों न दूं? इसे आपके बड़े भाई और भाभी की ओर से एक छोटा सा उपहार भी माना जा सकता है। आखिरी कुछ शब्दों को कहते हुए उन्होंने जानबूझकर उन पर जोर दिया। हालांकि सभी लोग हैरान थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब था। आरव शर्मा अपने आप में हंसे, तो ऐसा लगता है कि मेरी ये दादी वास्तव में एक चतुर व्यक्ति है। दादी माँ की कार्रवाइयां राय परिवार को ये बताने के समान थी, मुझे पता है कि राय परिवार ने इस दौरान क्या योजना बनाई है। लेकिन भले ही आपका राय परिवार कुछ भी करने जा रहा हो, हम खुले तौर पर आपकी मदद नहीं करेंगे। हालांकि विवाह को अस्वीकार कर दिया गया है, मैं फिर भी इस दांव का उपयोग कर के आपको अपनी आधी संपत्ति दे सकती हूँ। इसे हमारे पिछले रिश्ते की खातिर आपकी मदद करना भी कहा जा सकता है। बेशक ये सब इस आधार पर है कि आप दांव जीत जाएं। अगर आप दांव हार गए तो मेरा पोता आपका दामाद होगा। अगर ऐसा हुआ तो चाहे आपका राय परिवार कितना भी बड़ा हो जाए, भले ही आप महाद्वीप को एकजुट कर लें, उसका आधा हिस्सा फिर भी मेरे पोते का होगा। विशाल राय को स्वाभाविक रूप से समझ आ गया कि दादी माँ का क्या मतलब था। उनके इन शब्दों ने पहले ही दिखा दिया था कि शर्मा परिवार राय परिवार की बड़ी योजनाओं में मदद नहीं करने जा रहा था और केवल गुप्त रूप से मदद करेगा। बेशक ये दादी माँ की योजना थी या नहीं, यह विशाल राय को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने दादी माँ के शब्दों को इसी तरह समझा। जिस तरह विशाल राय ने इसे देखा, उनके सामने ये दबंग और सुधार से परे आरव शर्मा कभी भी उनकी पोती के बराबर नहीं हो सकता। उनका मानना था कि कोई भी महिला इस तरह के भयानक बच्चे को पसंद नहीं करेगी, खासकर उनकी चतुर पोती को। आरव शर्मा तुरंत अपनी दादी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गए। जिस तरह राय परिवार की महत्वाकांक्षाएं और शक्ति बढ़ रही थी, ये बहुत संभावना थी कि वे कुछ योजना बना रहे थे। हालांकि दादी माँ ने इस दांव में बहुत बड़ा जोखिम लिया प्रतीत होता था, ये वास्तव में शर्मा परिवार की रक्षा करने का एक त्रुटिहीन तरीका था। अगर राय परिवार असफल हो गया तो शर्मा परिवार उस मामले से खुद को अलग कर लेगा। अगर राय परिवार सफल हो गया तो शर्मा परिवार और भी अधिक ऊंचाइयों तक बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में, शर्मा परिवार को चाहे राय परिवार सफल हो या न हो, अगले 10 वर्षों तक समृद्धि और सुरक्षा की गारंटी होगी। केवल इसी से ये शर्मा परिवार के लिए एक बड़ा लाभ है। खासकर यह कि उन्होंने राय परिवार की संपत्ति को इस पूरी स्थिति में शामिल कर लिया, तब भी जब शर्मा परिवार पहले से ही लाभ की स्थिति में था। साथ ही उन्होंने विशाल राय को शर्मा परिवार का एक बड़ा उपकार करने के लिए मजबूर कर दिया। आरव शर्मा पूरी तरह से प्रभावित थे। उनके पास शानदार तरीके थे। ऐसा लगता है कि छोटी ही शर्मा परिवार में सबसे चतुर व्यक्ति मैं आरव शर्मा नहीं हूँ, बल्कि यह मेरी दादी है। वास्तव में विशाल राय दादी माँ की चाल को पूरी तरह से समझ नहीं पाए और केवल यही सोचा कि दादी माँ राय परिवार की भविष्य की विद्रोह में मदद कर रही थी। वे मदद नहीं कर सके और उनके दिल में गर्माहट महसूस हुई क्योंकि उन्होंने कृतज्ञता के साथ जवाब दिया, ठीक है, तो ये छोटा भाई औपचारिकता नहीं करेगा। मैं इस दांव को स्वीकार करता हूँ। ये कहते हुए
उन्होंने अपनी पोती को अपने पास बुलाया और कहा, अब जब विवाह नहीं रहा, ये लड़की इस रक्त फुलवारी जैद कंगन को, जो शर्मा परिवार का पारिवारिक रत्न है, नहीं ले जा सकती। दादी माँ ने फिर गर्व से बड़बड़ाया, तो क्या अगर यह पारिवारिक रत्न है? ये सिर्फ एक कंगन है। ये बूढ़ी औरत अपने दिए हुए को वापस नहीं लेगी। साथ ही उन्होंने अपने दिल में हंसी, ये बूढ़ी औरत बस इस लड़की को पसंद करती है। भले ही मुझे अपने पोते को कोने में धकेलना पड़े, मैं सुनिश्चित करूंगी कि वह इस लड़की को मेरे लिए वापस लाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या मेरा पारिवारिक रत्न वापस नहीं आएगा? अपनी बहू को पारिवारिक रत्न देने में क्या गलत है? विशाल राय फिर जोर से हंसे। अगर ऐसा है तो ये छोटा भाई और कुछ नहीं कहेगा। विश्वनाथ शर्मा बातचीत सुन रहे थे और अपनी आधी पारिवारिक संपत्ति देने के प्रति उदासीन थे। इस सीधे सादे बूढ़े व्यक्ति की नज़र में संपत्ति केवल भौतिक वस्तुएं थीं। भले ही वह इसे राय परिवार को दे दे, ये कम से कम अभी भी उनके अपने भाई के हाथों में है। हालांकि वे दादी माँ के विवाह के अस्वीकार के प्रति रवैये को लेकर हैरान थे। उनकी पत्नी हमेशा इस विवाह को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। आज ऐसा क्यों लग रहा था कि वह विवाह के अस्वीकार के प्रति इतनी उदासीन थी? वे मदद नहीं कर सके और संदेह के साथ अपनी पत्नी की ओर देखा, सोचते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बुरी औरत इतनी गुस्से में है कि वह अब सीधे नहीं सोच पा रही है। हालांकि उन्हें उसमें कुछ भी गलत नहीं मिला और उन्होंने इस मामले के बारे में और सोचने की जहमत नहीं उठाई। अपने हाथों को लहराते हुए उन्होंने आदेश दिया, छोटे लोग, अच्छे भोजन और शराब की मेज तैयार करो। ये बूढ़ा व्यक्ति आज अपने भाई के साथ अच्छी तरह से पिएगा। जैसे ही दादी माँ ने विश्वनाथ शर्मा के चेहरे पर सवालिया निशान देखा, वे भी बहुत उदास थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप में सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह बूढ़ा व्यक्ति मूर्ख है, लेकिन मेरी बुद्धिमत्ता के साथ मैं भी इस छोटे से द्वारा ठगा गई। अगर मैं आज इतनी गुस्से में नहीं होती जिसने उसे मुझे बचाने के लिए मजबूर किया, तो शायद मैं उसके छोटे रहस्य का पता नहीं लगा पाती। साथ ही उनके दिल में बहुत संदेह था। मैंने न केवल पहले कभी आरव शर्मा से उस गर्म शक्ति को नहीं देखा, बल्कि मैंने ऐसी रहस्यमयी चीज के बारे में कभी सुना भी नहीं। मुझे आश्चर्य है कि उसने ये किस विशेषज्ञ से सीखा। उसने इसे पहले कभी क्यों नहीं दिखाया? आज की घटनाओं की योजना किसने बनाई थी? इसके पीछे का अर्थ क्या है? आरव ने बचपन से कभी दूर नहीं गया और हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ। उसने ऐसा रहस्यमयी विशेषज्ञ कब मुलाकात किया? उसे मुझसे ये सब छिपाने में सक्षम नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे वास्तव में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बारे में एक भी सुराग नहीं। ये बहुत ही अजीब है। हालांकि दादी माँ जानती थी कि आरव शर्मा वैसा नहीं था जैसा वह दिखता था। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह सब कुछ उसने अकेले ही योजना बनाई, निर्देशित की और अभिनय किया। चाहे आरव शर्मा कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उनकी नज़र में वह केवल एक 5 साल का बच्चा था। इसलिए दादी माँ ने तुरंत मान लिया कि आरव शर्मा के पीछे निश्चित रूप से एक रहस्यमयी विशेषज्ञ होना चाहिए। इसके अलावा इस विशेषज्ञ का शर्मा परिवार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। ये कहना होगा, दादी माँ के अनुमान पूरी तरह से तार्किक थे। बेशक अगर आरव शर्मा अपन बड़ी ही यादों के साथ पुनर्जनन करने वाला एक अजीब व्यक्ति नहीं होता, तो दादी माँ के अनुमान केवल अनुमान नहीं होते, बल्कि सत्य होते। लेकिन अब दादी माँ पूरी तरह से गलत थीं। ये देखकर कि माहौल बदल गया था, अक्षय रमा अंततः राहत महसूस कर सके। दादी माँ की गोद में आरव शर्मा को देखकर अक्षय शर्मा मदद नहीं कर सके और डांटे, छोटे जानवर, अब यहाँ आ। आरव शर्मा को प्रतिक्रिया देने का मौका मिलने से पहले दादी माँ ने पहले ही उन्हें घूर लिया। तू क्या करना चाहता है? क्या तुझे सचमुच लगता है कि अब तेरे पंख मजबूत हो गए हैं? इस बूढ़ी औरत की अनुमति के बिना जरा आरव को छूने की कोशिश कर। ये बूढ़ी औरत निश्चित रूप से तेरी टांगें तोड़ देगी। अक्षय शर्मा पूरी तरह से असहाय थे, क्योंकि उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। माँ, आरव इतना शरारती है। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो वह शायद। अक्षय शर्मा अपनी बात पूरी करने से पहले दादी माँ ने पहले ही उन पर चिल्लाया। वह शायद क्या मुझे अभी भी तुझसे बच्चे को अनुशासित करना सीखने की जरूरत है? एक तरफ हट। ये कहते हुए उन्होंने एक हाथ से आरव शर्मा को और दूसरे से शीला राय को पकड़ा और सभी के सामने हॉल से बाहर चली गईं। गायब होने से पहले उन्होंने विश्वनाथ शर्मा की ओर देखा और चेतावनी दी, अगर तू नशे में धुत होने की हिम्मत करता है तो तू मुसीबत मांग रहा है। तभी वह वास्तव में चली गईं। हॉल में मौजूद सभी पुरुष एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे, एक पल के लिए स्तब्ध। थोड़ी देर बाद ही विशाल राय जोर से हंसे।
30 साल बाद मेरा बड़ा भाई अभी भी उनसे इतना डरता है। ऐसा लगता है कि इस जन्म में वह अपनी पत्नी को वश में करने में असमर्थ है। विश्वनाथ शर्मा का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने अपने शपथ भाई के सामने अपनी सारी इज्जत खो दी। आरव शर्मा कुर्सी पर आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया क्योंकि वह अपनी आंखों को घबराहट से इधर उधर घुमाने लगा। दादी माँ उनके सामने बैठी थी, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो मुस्कान नहीं लग रही थी, जैसे कोई पुलिस अपराधी से पूछताछ कर रही हो। तुम दुष्ट बच्चे, मुझे आज निश्चित रूप से तुम्हारे सारे रहस्य खोज निकालने हैं। आरव शर्मा अपने आप में कड़वाहट से हंसे क्योंकि उन्होंने जल्दी से एक योजना के बारे में सोचा। अपनी दादी के चेहरे पर दबंग भाव को देखते हुए निश्चित रूप से आज अच्छा समय नहीं मिलेगा। कमरे में प्रवेश करने के बाद दादी माँ ने पहली बात कही थी, शीला को बगल के कमरे में ले जाओ और उसका अच्छे से ख्याल रखो। शीला, पहले दीदी के साथ खेलने जाओ। दादी इस शरारती भाई को अच्छा सबक सिखाएंगी, बाद में मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाने के लिए ले जाऊंगी। मम, कितनी अच्छी लड़की। पहला आधा हिस्सा एक नौकरानी से कहा गया था जबकि दूसरा आधा हिस्सा शीला से। जैसे ही शीला राय ने आरव शर्मा की ओर थोड़े डर और घृणा के साथ देखा, उन्होंने दादी माँ को धीरे से जवाब दिया और नौकरानी के साथ बाहर चली गईं। तुम्हारा गुरु कैसा है? दादी माँ ने अपने पोते की ओर देखा और पूछा। मेरा गुरु? आरव शर्मा भटक गया। यह क्या हो रहा है? मेरे पास कब से एक गुरु है। अपनी दादी के चेहरे पर आत्मविश्वास भरे भाव को देखकर उन्हें समझ आ गया कि क्या चल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने दिल में उनकी तरकीबों की तारीफ की। अगर आरव शर्मा सिर्फ एक 5 साल का बच्चा होता और उसका कोई गुप्त गुरु होता तो वह दादी माँ के एकमात्र सवाल से ही टूट जाता। ये सवाल स्पष्ट रूप से इसका मतलब था, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से पता है। बेहतर होगा कि तुम सब कुछ खुद ही बता दो। इस तरह के मनोवैज्ञानिक खेल के साथ आरव शर्मा के लिए सवाल से बचने की कोई संभावना नहीं थी। ये वास्तव में उपयोग करने का एक अच्छा तरीका था, लेकिन इस सवाल को सुनने के बाद आरव शर्मा को जोर से हंसने की इच्छा हुई। आरव शर्मा ने अपने आप में सोचा, चूंकि दादी ने पहले से ही इस विषय में प्रवेश कर लिया है और ऐसा अनुमान लगा लिया है, तो मैं उनके साथ खेल क्यों न खेलूं। फिर उन्होंने हकलाने का नाटक किया क्योंकि उन्होंने कहा, अच्छा दादी, आपको कैसे पता कि मेरा एक गुरु है? वास्तव में ऐसा ही है। दादी माँ ने अपने आप में सोचा, हाँ MPH, छोटे बच्चे, चाहे तुम कितना भी अभिनय कर लो, मेरे एक सवाल के बाद तुमने खुद को प्रकट कर दिया। दादी माँ मदद नहीं कर सकी और अपने आप में गर्व महसूस करने लगी। एक ठंडी बड़बड़ाहट के साथ उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहना जारी रखा, हम्फ, दादी को तुम्हारी उन छोटी छोटी बातों के बारे में क्यों नहीं पता होगा? वैसे भी यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है। बोलो, तुम अपने गुरु से कैसे मिले? जैसे ही दादी माँ ने आरव शर्मा से सवाल किया, वे उन्हें संकेत दे रही थी कि उन्हें उनके गुरु के बारे में अच्छी तरह से पता है। साथ ही यह आरव शर्मा को यह सोचने के लिए था कि अगर वह कुछ भी झूठ बोलेगा तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा। वे शायद इस तरीके का उपयोग किसी पूर्ण विकसित पुरुष से निपटने के लिए भी कर सकती थी, लेकिन आरव शर्मा जैसे अजीब व्यक्ति का सामना करने पर इस तरीके का परिणाम उन्हें उनकी गलतफहमी के रास्ते पर और आगे ले जाएगा। थोड़ा सोचने के बाद वह शर्मा ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह अब और बात नहीं छिपा सकता और सब कुछ प्रकट कर दिया। बेशक वह जो सब कुछ प्रकट कर रहा था उसे सावधानीपूर्वक संशोधित किया गया था। आरव शर्मा ने फिर वर्णन किया कि जब वह 3 साल का था तब उसने एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को अपने सामने प्रकट होते देखा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जैसे ही उसने आरव शर्मा को देखा, वह एक मार्शल प्रतिभा था और उसने कहा कि वह आरव शर्मा को अपना शिष्य बनाना चाहता है। साथ ही उसने आरव शर्मा से अनुरोध किया कि वह अपने माता पिता के साथ रहना छोड़ दे। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति हर रात उसके कमरे में चुपके से आता था और उसे मार्शल आर्ट्स और अन्य चीज सिखाता था। आरव शर्मा ने अपने पिछले जीवन में पढ़ी गई सभी वुशिया कहानियों का उपयोग करके एक कहानी गढ़ी। हालांकि यह इस दुनिया में भी अत्यंत आश्चर्यजनक था और दादी माँ की भी पूरी कहानी सुनते हुए मुंह खुला रह गया। आरव शर्मा ने मामले को समझाने के बाद दादी माँ का ये संदेह कि आरव शर्मा ने 3 साल की उम्र में बाहर जाने का इरादा क्यों किया था, अंततः हल हो गया। साथ ही उन्होंने अपने पोते की ओर संतुष्टि और गर्व की भावना के साथ देखा। फिर उन्होंने कुछ सोचा क्योंकि उन्होंने पूछा, आरव, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी प्रतिभा के आधार पर तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाए और यह एक शानदार बात है, लेकिन तुमने यह बात हमसे क्यों छिपाई? थोड़ा विचार करने के बाद
आरव शर्मा ने अंततः एक निर्णय लिया और जवाब दिया, गुरु ने कहा था कि हमारा शर्मा परिवार अब बहुत बड़ा है और इससे कई दुश्मन आकर्षित होंगे। अगर लोगों को मेरे बारे में पता चला तो ये हमारे परिवार के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। दादी माँ ने फिर सहमति में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आरव के गुरु अत्यंत बुद्धिमान है और कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने फिर से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम हमें बताओ तो तुम्हारे दादा दादी या माता पिता रहस्य प्रकट कर देंगे? ये वह बात थी जिससे दादी माँ बहुत नाराज थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे पोते को अपना शिष्य बनाना चाहते हो, लेकिन तुमने उसे हमें बताने से क्यों मना किया? आरव हमारा सीधा वंशज है। हाँ एमपीएच। आरव शर्मा ने थोड़ा अपने विकल्पों का वजन करने के बाद सच्चाई बोलने का फैसला किया। गुरु ने कहा था कि हमारे माँ हवेली में कई खतरे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दादा दादी और माता पिता पर निश्चित रूप से भरोसा किया जा सकता है, लेकिन शर्मा परिवार में अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। हाँ, गुरु ने पहले चाचा के बारे में भी बात की थी। आरव शर्मा ने एक निष्कर्ष निकाला, चूंकि मैं इस मामले को छिपा नहीं सकता तो मैं इसे खुलकर सामने लाऊं। दादी की बुद्धिमत्ता के साथ वह निश्चित रूप से ऐसी व्यक्ति है जो बड़ी तस्वीर पर विचार करेगी। उनके लिए सच्चाई पहले से जान लेना एक अच्छी बात हो सकती है। चूंकि मेरे पास एक नकली गुरु का समर्थन है, मुझे कुछ भी प्रकट करने से डरने की जरूरत नहीं है। दादी माँ का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने पूछा, तुम्हारे चाचा के बारे में क्या? ये कहते हुए उनकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उन्हें एक बुरा पूर्वाभास हुआ। आरव शर्मा ने जवाब दिया, गुरु ने एक बार चाचा और विवेक शर्मा के बीच एक गुप्त बातचीत सुनी थी। उन्होंने कहा कि चाचा ने एक बार किसी को मां को वंश विच्छेद जड़ी खिलाने के लिए भेजा था। आरव शर्मा ने अपने आप में सोचा, चूंकि मैं सच्चाई प्रकट करने जा रहा हूं तो मुझे पूरी तरह से जाना चाहिए। पहले उन्हें एक बड़ा धमाका देकर चौंका दूं। बैंग! दादी माँ ने मेज पर थप्पड़ मारा और क्रोध में खड़ी हो गईं। ये हमेशा उनके दिल में एक संदेह था, उनके बेटे और बहू हमेशा छोटे उतर प्रेमी रहे हैं, लेकिन कभी कोई बच्चा नहीं हुआ, जिससे दोनों बूढ़े लोग बहुत चिंतित थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये किसी छिपी अक्षमता के कारण हो सकता है और इसके लिए हर जगह इलाज खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इसका कारण होगा। उस क्षण में दादी माँ ने पिछले कुछ वर्षों में हुई विभिन्न घटनाओं के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि कैसे रवि शर्मा परिवार में कोई वंशज न होने की समस्या के प्रति अत्यंत उत्साही थे। व्यक्तिगत रूप से तान्या शर्मा की देखभाल के लिए किसी को नियुक्त करते थे। साथ ही इससे उनके और विश्वनाथ शर्मा के सभी संभावित संदेहों का जवाब मिल गया कि वह थोड़ा बहुत चरम था। वास्तव में जब भी उन्हें किसी वैद्य के बारे में सुनाई देता जो तान्या शर्मा को गर्भधारण करने में मदद कर सकता था, वह व्यक्तिगत रूप से दूरी की परवाह किए बिना उन्हें ढूंढने जाता था। लेकिन दादी माँ ने कभी नहीं सोचा था कि इसके पीछे इतनी क्रूर मंशा थी। पहले दादी माँ ने हमेशा रवि शर्मा के प्रति कृतज्ञता महसूस की थी और सोचा था कि उनका ये गोद लिया बेटा कृतज्ञता चुकाना जानता है। साथ ही उन्होंने विश्वनाथ शर्मा के सामने कई बार उनकी तारीफ की थी कि उनका चरित्र अच्छा है। उन्होंने कहा था कि वह बुद्धिमान और सक्षम है, एक दुर्लभ प्रतिभा है। लेकिन उन्हें कभी नहीं उम्मीद थी कि यह वह प्रतिभा थी जिसने शर्मा परिवार को अपनी भावी पीढ़ी खोने के कगार पर ला दिया था। अगर यह एक दुर्घटना न होती और आरव शर्मा का जन्म न हुआ होता तो रवि शर्मा की योजना अब तक सफल हो चुकी होती। साथ ही वह सभी को अंधेरे में रखते हुए विजयी होता। दादी माँ को शर्मिंदगी और क्रोध दोनों महसूस हुआ, इतना क्रोध कि उन्हें लगा कि उनका दिल फटने वाला है। जैसे ही उनकी सांसें भारी हुई, उन्होंने दांत पीसते हुए शाप दिया, तो ये बात थी। हाँ एमपीएच, अगर शर्मा परिवार में वास्तव में कोई वंशज नहीं होता तो पूरी परिवार की संपत्ति निश्चित रूप से विवेक शर्मा के हाथों में चली जाती। क्या शानदार योजना, कितने क्रूर तरीके। रवि शर्मा, मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारी भयानक मौत हो। आखिरी वाक्य को उन्होंने अपनी पूरी ताकत से कहा। जब तक अक्षय शर्मा का कोई बच्चा नहीं है, विश्वनाथ शर्मा का गोद लिया बेटा रवि शर्मा परिवार की सीधी रक्तरेखा के सबसे करीबी व्यक्ति था। फिर विवेक शर्मा निश्चित रूप से शर्मा परिवार का तीसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी होता। दादी माँ की बुद्धिमत्ता के साथ वे स्वाभाविक रूप से कुछ ही क्षणों में रवि शर्मा की योजनाओं के पीछे के कारणों को आसानी से समझ सकी। वे मदद नहीं कर सकी और ऐसा महसूस हुआ जैसे वे दोनों को तुरंत अपने सामने पकड़ लें और उन्हें मौके पर ही फांसी दे दे ताकि अपना गुस्सा निकाल सकें। आरव शर्मा हैरान हो गया।
या क्योंकि उसने जल्दी से दरवाजे की ओर देखा और अपनी आंतरिक शक्ति को प्रसारित करके आसपास का निरीक्षण किया। यह महसूस करने के बाद कि कुछ भी गलत नहीं था, वह वापस लौटा। दादी, उत्तेजित न हो। मेरे गुरु ने कहा था कि हमें कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। थोड़ी देर बाद दादी माँ की भारी सांसें अंततः सामान्य हो गईं। फिर वह नीचे बैठी और आरव शर्मा की ओर उत्साहपूर्ण आंखों से देखा क्योंकि उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे गुरु ने और क्या कहा? आरव, जल्दी से सब कुछ दादी को बता। यह मामला हमारे शर्मा परिवार के जीवन और मृत्यु को प्रभावित करेगा। तुम कुछ भी नहीं छिपा सकते। आरव शर्मा ने जवाब दिया, हाँ। गुरु ने कहा था कि रवि शर्मा कई सालों से शर्मा परिवार के मामलों का प्रबंधन कर रहे हैं और परिवार पर उनकी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा उनके सभी पंजे गुप्त रूप से हैं। अगर हम अभी रवि शर्मा को पकड़ लेते हैं तो इसमें शामिल अन्य सभी लोग कभी नहीं पकड़े जाएंगे। ये निश्चित रूप से भविष्य में हमारे शर्मा परिवार के लिए कई छिपे हुए खतरे छोड़ देगा। इसलिए हमें सावधान रहना सबसे अच्छा है। या तो हम इंतजार करें और लेट जाएं, या जब हम कार्रवाई करें तो सबको एक ही झटके में पकड़ लें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से मुसीबत आएगी। दादी माँ का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि वह उठी और इधर उधर टहलने लगी। भौहें सिकोड़ते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा गुरु सही है, इस मामले को सावधानी और योजना के साथ संभालना होगा। इन सभी वर्षों में शर्मा परिवार की हर चीज का प्रबंधन रवि शर्मा ने किया है। हाय, यह अफसोस की बात है कि तुम्हारे दादाजी और पिता एक जैसे हैं। अपने दिल में कुछ भी छिपा नहीं सकते। हा, इस बुरी औरत को आखिरकार समझ आ गया कि तुम्हारे गुरु ने तुमसे ये रहस्य क्यों रखने को कहा। अगर तुम्हारे दादाजी और पिता को इसके बारे में पता चल गया तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया को भी पता चल जाएगा। उस समय निश्चित रूप से कोई वापसी नहीं होगी। अच्छी सोच, अच्छी सोच। स्वाभाविक रूप से वह आरव शर्मा के गुरु की अच्छी सोच की तारीफ कर रही थी। इस मामले के बारे में सावधानी से सोचकर और सभी बिंदुओं को जोड़कर दादी माँ को लगने लगा कि आरव शर्मा का गुरु अत्यंत बुद्धिमान है और निश्चित रूप से आज की दुनिया में एक शीर्ष व्यक्ति है। वह मदद नहीं कर सकी और उनके दिल में उसकी प्रशंसा करने लगी क्योंकि उन्होंने पूछा, आरव, क्या तुम अपने गुरु को बाहर बुला सकते हो ताकि दादी उनसे बात कर सकें? आरव शर्मा तब हैरान हो गया क्योंकि उसने जल्दी से जवाब दिया, गुरु ने कहा था कि उन्होंने सांसारिक मामलों से खुद को दूर कर लिया है और उन्हें लोगों से संपर्क करना पसंद नहीं है। पोते ने भी पहले कई बार उनसे अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल गुप्त रूप से हमारी मदद करने के लिए सहमति दी। फिर उसने अपने ठंडे पसीने को पोंछा, अगर दादी वास्तव में मेरे उस गुरु को देखना चाहती हैं तो मैं क्या करूं? दादी माँ तब मुस्कुराईं। इन सभी विशेषज्ञों के अपने अजीब स्वभाव होते हैं। अगर वह हमें नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं। अगर हम इसे जबरदस्ती करें तो इसके बजाय उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है और यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये भी अच्छा है। तुम्हारे गुरु के गुप्त रूप से होने से ये हमारे शर्मा परिवार के लिए अत्यंत अच्छी बात है। आरव शर्मा ने जवाब दिया, हाँ। फिर उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। दादी माँ ने फिर भौहें सिकोड़ते हुए संदेह के साथ पूछा, तो आज तुम्हारी कार्रवाइयां राय परिवार को विवाह अस्वीकार करने के लिए मजबूर करने की भी तुम्हारे गुरु की योजना थी? आरव शर्मा ने मम के साथ जवाब दिया और इसे स्वीकार किया। दादी माँ ने फिर पूछा, यह विवाह हमारे शर्मा परिवार के लिए अत्यंत लाभकारी है तो तुम्हारा गुरु इसे क्यों बर्बाद करना चाहेगा? क्या उसने तुम्हें कारण बताया? आरव शर्मा ने फिर जवाब दिया, गुरु ने पहले ये कहा था। साथ ही वह अपने दिल में ठंडे पसीने में डूब गया क्योंकि उसने सोचा, ऐसा लगता है कि दादी मुझे तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक वह मेरे से वह सब कुछ नहीं खोज लेती जो वह जानना चाहती हैं। दादी माँ की भौहें तब सिकुड़ गईं। ओह! आरव शर्मा ने जवाब दिया, गुरु ने कहा था कि राय परिवार की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। उनकी यहाँ तक कि महाद्वीप को एकजुट करने की महत्वाकांक्षा भी हो सकती है। अब जब हमारे शर्मा परिवार में अभी भी आंतरिक समस्याएं हैं जिन्हें हमने हल नहीं किया है, साथ ही शाही परिवार की शंकाओं के साथ, जिस क्षण चीजें उलझन में पड़ेंगी हमारा शर्मा परिवार सबसे पहले नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमारा शर्मा परिवार सभी छिपी हुई समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है तो हमें निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा और परिवार में अराजकता फैल जाएगी। ये घाव निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं होगी जिसे हमारा परिवार थोड़े समय में ठीक कर पाएगा। इसलिए अब राय परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करना हमारे लिए बुद्धिमानी नहीं है। शर्मा परिवार के लिए अब कम प्रोफाइल बनाए रखना सबसे अच्छा है। दादी माँ ने फिर आह भरी, राय
परिवार दशकों से अपनी ताकत जमा कर रहा है और उनकी महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट हैं। अगर हमारे शर्मा परिवार में इतनी बड़ी आंतरिक समस्या नहीं होती, तो इसमें शामिल होने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन इस समय ऐसा करना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि इस विवाह को खोना वास्तव में बहुत नुकसानदायक है। ये कहकर उन्होंने फिर से आह भरी। आरव शर्मा आज्ञाकारी ढंग से बैठ गया क्योंकि उसने अपने आप में सोचा, मुख्य कारण यह है कि आपका पोता किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। बेशक मैं आपको ये कारण नहीं बताऊंगा। दादी माँ ने फिर आह भरी क्योंकि उन्होंने गंभीरता से कहा, जिस क्षण महाद्वीप में अराजकता फैल जाएगी, ये हमारा चुनाव न है। बड़ी यह होगा कि हम इसमें शामिल हो या नहीं। अराजक दुनिया में हमारे जैसे बड़े परिवार के लिए किनारे पर खड़ा रहना असंभव है। हमें निश्चित रूप से एक पक्ष चुनना होगा। यह एक विवाह को अस्वीकार करके कैसे टाला जा सकता है? आरव शर्मा ने अपने आप में सोचा, अगर यह एकमात्र कारण है तो यह निर्णय वास्तव में थोड़ा जल्दबाजी भरा है। लेकिन आपके पोते की अभी और योजनाएं हैं। फिर दादी माँ ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने गंभीरता से कहा, अगर भविष्य में तुम्हें उस नीच रवि शर्मा की कोई खबर मिले तो तुम्हें निश्चित रूप से दादी को बताना होगा। ये कहते हुए उन्होंने गुस्से में दांत पीसे। आरव शर्मा ने तुरंत सहमति दी क्योंकि उसने अपने आप में सोचा, आज की चीजें आखिरकार खत्म हो गईं। मैंने भी काफी लाभ उठाए। बस इतना है कि मैंने बहुत सारी दिमागी कोशिकाएं बर्बाद कर दी। दादी माँ ने फिर अपने पोते की ओर देखा और राहत की सांस ली। फिर उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और आरव शर्मा के कानों को खींचा क्योंकि वह डांटने लगी, तुम छोटे बच्चे, तुमने वास्तव में अपनी दादी से इतनी बड़ी बात को पूरे 2 साल तक छिपाया। क्या तुम्हें अपना अपराध पता है? आरव शर्मा ने फिर दर्द से चिल्लाया। दादी छोड़ दो, आरव भविष्य में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। दादी माँ ने न केवल छोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने आरव शर्मा के दूसरे कान को भी खींचा क्योंकि वह बड़बड़ाई, इस बूढ़ी औरत ने अभी अभी हमारा पारिवारिक रत्न दे दिया और तुमने वास्तव में उन्हें विवाह अस्वीकार करने के लिए मजबूर किया। क्या तुम इस बूढ़ी औरत को गुस्से से मारना चाहते हो? वह मेरी बहू के लिए उपहार है। छोटे बच्चे, अगर वह लड़की तुम्हें बड़ा होने पर भी पसंद है तो तुम्हें हर हाल में उसे कंगन के साथ वापस लाना होगा। मैंने अभी सार्वजनिक रूप से दांव लगाया है। अगर तुमने इस बूढ़ी औरत को हारने दिया तो MPH हम्फ। अब जब गंभीर मामले सुलझ गए हैं तो उनके लिए आरव शर्मा को सजा न देना कैसे संभव है? आरव शर्मा पसीने में डूब गया। दादी वास्तव में हवेली में सबसे मजबूत और सबसे चतुर व्यक्ति हैं। हर हाल में, किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो, आरव शर्मा मदद नहीं कर सका और उसके विचार भटक गए। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं, अगर मैं पहले उसका बलात्कार कर दूं और फिर उसे वापस लाऊं तो क्या होगा? लेकिन उसे पता था कि अगर उसने वास्तव में यह सवाल पूछ लिया तो वह वास्तव में एक सच्चा नीच होगा। इसलिए उसने सवाल को निगल लिया। ये देखकर कि उसके अपने कान अभी भी उसकी दादी के हाथों में थे, आरव शर्मा ने जल्दी से आश्वासन दिया, दादी निश्चिंत रहें। पोता निश्चित रूप से आपको दांव हारने नहीं देगा। तब जाकर दादी माँ खुश हुई क्योंकि उन्होंने उसके कानों को छोड़ा और एक देखभाल भरी मुस्कान के साथ कहा, आरव वास्तव में एक अच्छा लड़का और आज्ञाकारी बच्चा है। आरव शर्मा निःशब्द था। फिर उसे अचानक कुछ याद आया, दादी, गुरु ने कुछ और भी कहा था। कोई विकल्प न होने के कारण वह केवल अपने नकली गुरु को बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। दादी माँ ने फिर पूछा, क्या बात? आरव शर्मा ने तब शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया, गुरु ने कहा था कि अगर राय परिवार वास्तव में विवाह को अस्वीकार करता है तो हमें उन्हें आसानी से ऐसा करने नहीं देना चाहिए। हमें निश्चित रूप से विशाल राय को कीमत चुकानी होगी। दादी माँ ने फिर वह चाय की घूंट जो उन्होंने अभी पी थी थूक दी क्योंकि उन्होंने कड़वी हंसी के साथ कहा, तुम दोनों गुरु और शिष्य ने पहले ही रे राय परिवार को ठग लिया है और तुम अभी भी उनकी संपत्ति के पीछे पड़ना चाहते हो। आरव शर्मा ने दादी माँ की ओर मासूम दिखने वाली आंखों से देखा और कहा, गुरु ने एक बार कहा था कि राय परिवार के पास राजधानी के पास एक शीर्ष स्तर का शस्त्र निर्माण कारखाना है। स्वागत है आपका द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहाँ हर किरदार के पास है एक छुपा हुआ राज। कभी अरबपतियों की अनकही दास्तान, कभी फैंटेसी और रहस्यमयी ताकतों का खेल, और कभी ऐसा सस्पेंस जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। हर एपिसोड में मिलेगा नया ट्विस्ट, नया रोमांच और ड्रामा का ऐसा तूफान जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानियां
जो आपकी कल्पना से कहीं आगे है।